नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। पिछले 3 दिन से हम लोग आज एक्चुअली तीसरा दिन है जब हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। एक सिंपल सा सवाल है कि क्या हमको एक डेडिकेटेड लॉ चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए? लेकिन उसके एडिशनल मेरा एक और सवाल रहेगा पथिकृत भाई को कि लॉज़ तो बहुत सारे हैं। मेरे हिसाब से एंड जब आपने ये टॉपिक सजेस्ट करा, मेरे हिसाब से आई स्टार्टेड थिंकिंग एंड आई सेड यार द कोर वैल्यू टू दिस एंटायर गेम इज़ आवर जुडिशरी, ठीक है? तो लॉ तो I am in full support. We need to, but I think the judiciary is the core of this internal security problem. Over to you. Namaskar. Welcome to the show. And आदि by the भाई way, नमस्कार। अब ऑडियंस को हैप्पी दिवाली, सीजन्स ग्रीटिंग्स। बहुत ही दिस एक साथ इतने सारे फेस्टिवल्स हैं तो एक-एक दिन प्लीज एन्जॉय करिए अपनी फैमिली के साथ एंड हमको मत भूलिएगा बस। जी, सबको मेरे तरफ से भी शुभकामनाएं दिवाली की। और अपने कोर वैल्यूज को ना भूलें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करने के लिए भी है और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी होता है। तो मैं ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ, बट आई स्टिल बिलीव कि यू नीड टू गो बैक टू आवर रूट्स। देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप पिछले 3 दिन से देखेंगे आदि भाई, तो इंडिया के जितने सारे टैरिफ वैरिफ लगा के जिन लोगों ने डेड इकोनॉमी डिक्लेयर कर दिया था, अब वो ही ग्रेट इकोनॉमी बोलने में मजबूर हो रहा है। सो देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स जो इकोनॉमिक फ्रंट में हो रहा है। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में आपने देखा है कि ब्राह्मोस का प्रोडक्शन अभी यूपी से भी हो रहा है। तो बहुत बड़े तादाद में प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो आप स्केल कर सकते हो, स्केल अप कर सकते हो आपकी मिलिट्री प्रोडक्शन जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब। तो क्रिटिकल इमरजेंसी सिचुएशन में आपको एक्सपेंसिव इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा अगर ऐसे माहौल आए तो। लेकिन इंडिया के लिए हमेशा से चिंक इन द आर्मर जिसको कहते हैं या अकीलीज हील जिसको कहते हैं, वो इंटरनल सिक्योरिटी रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ का जो इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप देखिए, हम लोग बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो आप देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी, जब टेररिज्म वाला इशू इंडिया में तब शुरू हुआ जो जब हमारे एडवर्सरीज ये समझ गए कि भाई मिलिटरीली तो आप इंडिया को हरा नहीं पाओगे। So you need to get into terrorism and other things, subversive activities. और वहां पे चिंक इन द आर्मर क्या है कि हम हर चीज को लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट बोल देते हैं। तो स्टेट सब्जेक्ट तो लॉ एंड ऑर्डर है, रियलिटी है कि, लेकिन स्टेट्स सिक्योरिटी में इन्वेस्ट उतना करता नहीं है। पुलिस पॉपुलेशन रेशियो अगर देखा जाए, अगर आप देखें कि कितने पुलिस फोर्स हर एक स्टेट्स का है, उसमें से कितने वीआईपी ड्यूटीज में है, उसमें से कितने लॉ एंड ऑर्डर, बेसिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में है, उसमें से कितने और भी चीजों में इन्वॉल्व होता है। फिर आप देखेंगे कि क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर, वीआईपी सिक्योरिटी, ये सब करने के बाद आप एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे डील करेंगे। दूसरी चीज है, where does national internal where does law and order issue end and internal security start? It's clear cut कि army deals with your external challenges, लेकिन इंटरनल चैलेंज की कौन डील कर रहा है। अगर एक लोकल पुलिस स्टेशन है, अगर आप लोकल एक पुलिस स्टेशन की बात करें या डिस्ट्रिक्ट एसपी की बात करें, तो वो ऑफिस पेट्रोलिंग के लिए भी उसको चाहिए। फिर वो इन्वेस्टिगेशन भी वो करेगा। हजारों के तादाद में केसेस पेंडिंग है, डेकॉइटी केस, ये केस, नारकोटिक्स केस, ये वाला केस, वो वाला केस, कोऑर्डिनेशन, वीआईपी सिक्योरिटी उसको देना पड़ेगा। फिर दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज उनको बोलते करने के लिए, वो मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ। देन वेयर इज द टाइम टू think strategically, coordinate and deal, preempt lot of things. हाँ, नो वन डिनाइज कि 26/11 के बाद से धीरे धीरे सुधार आई है। एनआईए एक्ट जब बना, तो एनआईए आज डी फैक्टो जा सकता है जहां पे भी टेरर इश्यूज हो रहा है, ये सही है, एनआईए जाता है। बट उसमें भी अटकले, प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। वाई?
अब एनआईए क्या करता है कि एक जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है कि एक केस होता है तो उसमें एफआईआर करके रखते, तो फ्यूचर इन्वेस्टिगेशंस कुछ भी उसको रिलेटेड करते हो ताकि आपको बार बार स्टेट के साथ प्रॉब्लम्स ना हो, है ना। लॉट ऑफ पीपल में डिसएग्री विथ मी, लेकिन मैंने ये बहुत जगह से सुने हैं ये चीजें। ऑल आई एम सेइंग इज दैट रूटीन पेट्रोलिंग पेटी क्राइम्स को डील करने के लिए लोकल पुलिस इज फाइन। रूटीन पेट्रोल करो, सिक्योरिटी दो। पेटी क्राइम्स में जो होता है थोड़ा बहुत किसी ने पॉकेट मार लिया, थोड़ा बहुत लोकल चोरी हो गई, लोकल जो मर्डर वाला इशू होता है वो अलग चीज है। द मोमेंट इट इज अक्रॉस स्टेट्स तो वो ऑर्गेनाइज क्राइम बन जाता है। द मोमेंट इट इज हर्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ नॉट जस्ट अ स्मॉल रीजन बट द होल कंट्री, तो वो लोकल लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है। सो वी हैव टू क्रिएट अ डिस्टिंक्शन, एक डिस्टिंक्शन चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कहां खत्म होता है और इंटरनल सिक्योरिटी कहां शुरू होता है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरनल सिक्योरिटी को या लॉ एंड ऑर्डर को पहले कॉन्करेंट लिस्ट में ले आइए, स्टेट सब्जेक्ट सिर्फ नहीं। हम डेमोक्रेसी की बात करते बार बार में, फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर है, ये चूरन हम लोगों ने बहुत बार सुना है। फेडरल स्ट्रक्चर है, कोई भी सेंटर कुछ करने की कोशिश करता है, स्टेट बोलते नहीं नहीं फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है। तो फेडरल स्ट्रक्चर है तो भाई दुनिया का जो कहा जाता है बेहतरीन फेडरल स्ट्रक्चर्स में एक अमेरिका का है, तो फिर फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज करो, जहां पे फेडरल एजेंसीज आ जाता है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होगा और स्टेट पुलिस को बोल देता है ये फेडरल इशू है। ये फेडरल इशू का मतलब नेशनल सिक्योरिटी इशू है। एफबीआई कैन गो एनीवेयर फॉर एनीथिंग, हमारे यहां नहीं होता है। सो मेरा सुझाव तीन है। हमारे जितने सारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सेंटर्स के हैं उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग अभी भी जरूरत है, हालांकि बहुत कुछ अच्छा किया गया है। एनआईए हो, एनसीबी हो, ईडी हो, सीबीआई हो या फिर दूसरे भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको कैपेसिटी बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ मैन पावर की जरूरत है। वो 2000 2500 से नहीं होगा, 1500 2000 से यू रिक्वायर, मैंने पहले भी बोला था 7 to 8,000 पीपल। सेकेंडली ईच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉ एंड ऑर्डर को आप कॉन्करेंट लिस्ट में ले आइए। एंड देन फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस होता है एक पिक्यूलियर चीज है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस में अगर सीआरपीएफ का कंटिंजेंट जाता है तो इट हैज टू वर्क अंडर द एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। हालांकि वो डेडिकेटेड फोर्स है, वो एंटी नक्सल ऑपरेशंस में वो माहिर है, बट ऑफिशियली ही हैज टू वर्क अंडर द एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सो ऑपरेशनल इश्यूज आ जाता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कुछ कुछ चीजें हैं, एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट की अपनी वो उसकी काबिलियत है, वो वहीं पे रहे, वो अच्छी चीज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ कुछ डेडिकेटेड चीज होता है वेयर यू रिक्वायर अ मिलिट्री ग्रेड अप्रोच, you cannot have a law and order grade approach. That is where I think somewhere we require a complete overhaul in architecture. आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए आदि भाई, आज जो आप देख रहे हो कि एंटी नक्सल ऑपरेशंस में बहुत सुधार आई है और पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा नास्ता नाबूद कर दिया नक्सलाइट्स को। कल ही शायद 300 या 200-250 सरेंडर किया। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ वन इंपॉर्टेंट रीजन। हाँ, ऑल क्रेडिट टू द सिक्योरिटी फोर्सेस, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप एट द सेंटर एंड पॉलिटिकल लीडरशिप इन द पर्टिकुलर स्टेट्स जहां पे भी बीजेपी का सरकार है वो अलाइंड था, इसलिए हुआ। यहीं पे कहीं और एक पर्टिकुलर पार्टी अगर पावर में आ जाता है तो सेंटर स्टेट में दरार आ जाता है, फिर कोऑपरेशन नहीं मिलता। दिस इज अ रियलिटी, मैं किसी पॉलिटिक्स के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। सो व्हाई वुड इट हैपन लाइक दैट? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है कि ऐसे होगा तो ये एसओपी है अंडर द इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ऐसे सिचुएशन होगा तो दिस हैज टू बी डन। इसमें नो इफ्स एंड बट्स। पॉलिटिकल लीडरशिप एक पर्टिकुलर स्टेट का क्या बोल रहा है, क्या मान रहा है, क्या बिलीफ है, डजंट मैटर। द सेंट्रल फोर्सेस विल गेट इन, कोऑर्डिनेट विद द स्टेट पुलिस एंड न्यूट्रलाइज इट। हमारे वो एसओपी में प्रॉब्लम है, इसीलिए आप देखेंगे कुछ कुछ जगह पे एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस कुछ स्टेट्स में हो रहा है, कुछ स्टेट्स में नहीं हो रहा है। इसमें एमएचए इन स्पाइट ऑफ इट्स बेस्ट इंटेंशंस बहुत टाइम कुछ कर नहीं पाता है बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज द स्टेट सब्जेक्ट। एमएचए एडवाइजरी दे रहा है विच इज द राइट थिंग कि ठीक है आप हर एक स्टेट में
एंटी इन्फिल्ट्रेशन एक ग्रिड बनाइए, स्पेशल टास्क फोर्स बनाइए, डिटेंशन सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में बनाना पड़ेगा, विच इज ऑल फाइन। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जितना एमएचए के से हो सकता है उन्होंने किया है कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को एक लॉ एनफोर्समेंट पावर्स दिया जा रहा है, जो हम हमारी इस इवेंट के हमारे प्रोग्राम का एक सुझाव था। बट द इशू इज अगेन कि वो एडवाइजरी दे सकता है, बिकॉज इट इज अ लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, वो एडवाइजरी ही दे सकता है। अल्टीमेटली क्या किया जा रहा है, वेल उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी कभी होता नहीं है। दैट इज बिकॉज इट इज नॉट, बिकॉज इट्स अ लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट तो स्टेट बोलेगा ये मेरे जिम्मे में आता है, आई नो व्हाट इज गुड फॉर माय स्टेट। देन ऐसे माहौल एक स्थिति हो जाती है एक पर्टिकुलर स्टेट में, तब कश्मीर जैसे आपको पूरा जिसको कहते हैं ना आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू करके फिर आर्मी को लाना पड़ता है। व्हाई गो टू दैट स्टेज? यू कैन अवॉइड गोइंग टू दैट स्टेज जहां पे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू करके आपको पूरा टेक ओवर करना होता है फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस। यू कैन अवॉइड दैट बाय हैविंग एन इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जहां पे पहले से ही जिसको कहा जाता है निपिंग इन द बड होगा। निपिंग इन द बड इन द सेंस कि ऐसे एसओपी है कि इंटरनल सिक्योरिटी इशू है, पेटी में पेटी क्राइम्स की बात ही नहीं हो रही। पेटी क्राइम्स, पेटी जो मर्डर्स होता है या जो भी लॉ ब्रेकिंग इश्यूज है वो स्टेट्स हैंडल करें। बट द मोमेंट उसमें एक इंडिकेशन आता है दिस इज अ बिगर इशू, देन ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि स्टेट्स अपने आप को दरकिनार कर दे, उसमें द प्राइमेसी हैज टू बी ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स विल हैव टू कोऑर्डिनेट विद द सेंटर्स। और इसमें सेंटर की बात की मतलब बीजेपी का सेंटर की बात नहीं करो, सेंटर मीन सेंटर। पहले भी इवन बिफोर मोदी सरकार वाज इन पावर, आप देखेंगे जनरली इन दिस कंट्री एक परसेप्शन है द सेंट्रल फोर्सेस आर मोर डिसिप्लिन, दिस इज अ रियलिटी। और सेंटर को पावर देने का मतलब यह नहीं है कि स्टेट्स को कोई वीकेंड किया जा रहा है, स्टेट्स की अपनी लिमिटेशंस है, क्योंकि उनको पेटी लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करना होता है, बहुत सारे और इश्यूज हैंडल करना होता है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस कम है, सो दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू विद दिस थिंग, वो कर नहीं पाते। फिर अल्टीमेटली वही सेंट्रल फोर्सेस को लाने की बात करता है। देन व्हाई नॉट हैव अ जॉइंट कमांड सिस्टम, जिसको यूएस में कॉन्सेप्ट है, इसको कहा जाता है जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स। जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स में यह क्या एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अप्रोच है, व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म स्टेट फेडरल एजेंसीज और पर्टिकुलर स्टेट्स के एक टास्क फोर्स होता है, वहां पे दोनों के जगह के लोग इन्वॉल्व है एंड दे गो अहेड। ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं होता है, मल्टी एजेंसी सेंटर इंडिया में भी है, कोऑर्डिनेशन होता है, बट वो कोऑर्डिनेशन और एडवाइजरी लेवल पे होता है। एडवाइजरी मतलब इसको प्लीज करो, बट डायरेक्टिव दे सकता है कि नहीं, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अभी भी स्टेट सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट नहीं है। जब तक वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट नहीं होगा, और अगर कॉन्करेंट सब्जेक्ट करने की बात बोलोगे तो फिर बवाल मच जाता है इस देश में, फेडरल स्ट्रक्चर में आघात किया जा रहा है, ये सब होता है। सो ऑल आई एम सजेस्टिंग इज दिस, लॉ एंड ऑर्डर शुड रिमेन अ स्टेट सब्जेक्ट, बट इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट करके अलग चीज लाना चाहिए, जहां पे ये डिस्टिंक्शन किया जाए कि दीज आर द इश्यूज जो लॉ एंड ऑर्डर डोमेन में आता है, दीज आर द इश्यूज जो इंटरनल सिक्योरिटी में आता है। इंटरनल सिक्योरिटी is as important as external security when you talk about national security. Back to That you, is there. then we'll go ahead. Yeah, I mean, see, one major point that you've raised is that the thin line between internal security, terrorism, and all that stuff, which is this thing. In the BNS, पहली बार ही define करा है terrorism है क्या? Global, अगर आप situation देखें, even the UN doesn't have a standard definition of terrorism. What defines it, right? And that has been one of the biggest challenges as far as the definition of terrorism. If you know, so it's been left for interpretation. पहली बारी एक करा है कि भाई terrorism will be, if my memory serves me right, terrorism will be defined as basically anything जो चीज होती है जहां पर public order को terrorize किया जाता है, terrorize मतलब scare किया जाता है, ठीक है, with whatever incident. Now वो एक बहुत broad paradigm है, तो गुंडागर्दी can also be termed as that or not, you know, that's a very broad paradigm. तो क्या उसको नैरो करने की जरूरत है, नहीं है, हमारे पास इतना डेटा नहीं है टू एक्चुअली से व्हाट नीड्स टू बी डन इन टर्म्स ऑफ दैट, बट ओवरऑल वन थिंग दैट नीड्स टू बी पुट अक्रॉस is, see, my
My game would be very, very simple, classified into very, very basic things. For example, drug networks. ठीक है. And उसके अंदर भी you need to classify it into chemical and non-chemical drug networks, because it's the chemical drug networks which are the problem in the country. The non-chemical drug networks don't produce that much money. ठीक है. The cocaines and the methamphetamines and all that produce the money. That's the chunk of the entire thing. So the chemical drug networks. दूसरा, transnational, contacts. ठीक है. Which is extremely critical. Trafficking of any sort. Human trafficking, animal trafficking, ये वो, all that stuff that comes inside. And of course, foreign assets. Right? So these are the main four things that I would say needs to be put under the national purview. For example, I'll give you an example here also. Punjab as a state, there has been a lot of work in Punjab जिसके अंदर drug networks को तोड़ने की काफी काम किया गया है वहां पर. Now that whole effort has been done, of course, by the local police, but a lot of it is being led by the ATS, which reports to Home Ministry. ठीक है. So the structure already remains. There is ATS हर स्टेट के अंदर है. एक स्ट्रक्चर आपके पास ऑलरेडी है. इसको रीडिफाइन करके, जैसे पथिकृत भाई ने बड़ा एक्चुअली क्लियरली एक्सप्लेन करा है. सो यू हैव अ फोर्स. द एटीएस इज देयर. उसको बढ़ाना पड़ेगा आपको. You will have to redesign it. You will have to supplement it with NIA forces, and then create the structure of work wherein there is a central authority which is looking out for, as I said, 4+ whatever addition paradigms. कि यार ये 4-5 चीजें जब भी होंगी, ये लोकल पुलिस नहीं है, ये एटीएस जाएगा वहां पर. ATS takes charge of that, and because it's a central this thing where, for example, a drug network and this and that is not a single state, it's multi-state. तो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाया जाएगा? तो we have that. We just need to now put it into force, back it by a law, and then move forward. नहीं, आपने सही कहा. मुझे लगता है कि एटीएस की जो बात कर रहे हो आप, वो स्टेट लेवल एटीएस तो स्टेट होम मिनिस्ट्री में रिपोर्ट करता है. No, तो I एक mean, आप मैं हाँ restructure it. हाँ तो मैं एक थोड़ा सा व्हाट यू सेड इज वेरी राइट. उसमें थोड़ा सा एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ. देखिए, स्टेट लेवल में भी एक इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट आई है. जैसे हर एक स्टेट ने स्पेशल टास्क फोर्स और एटीएस क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने सोचा, और सही सोचा, कि भाई हर चीज वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैंडल नहीं कर पाएगा, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के परमिशन लेके हर चीज कोई कर नहीं सकता. कि अगर कोई एटीएस या एसटीएफ आता है या कोई और डिस्ट्रिक्ट से पुलिस आके किसी को नैप करना जाता है, तो लोकल डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के पुलिस को आपको लूप में लेना होता है. सो दे रियलाइज कि हर एक पैन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जहां पे डिस्ट्रिक्ट या लोकल पुलिस की परमिशन की जरूरत नहीं होगी फॉर दैट पैन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन टू गेट इन. इसीलिए हर एक स्टेट में एक एसटीएफ है, एटीएस है. वही चीज सेंट्रल लेवल में होना चाहिए कि कुछ कुछ चीजें ऐसी है जहां पे हर एक जगह पे स्टेट का परमिशन लेने की टाइम नहीं होती है, या पूरा प्रोसेस फॉलो करने की. सो यू राइटली मेंशन कि स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी है, एनआईए है, फिर एवरी स्टेट ऑलरेडी हैज एन एटीएस टू डील विद टेरर इश्यूज. फिर एनसीबी है, तो हर एक स्टेट का एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है. ऑर्गेनाइज क्राइम को डील करने के लिए एनआईए एक्ट में भी कुछ सुधार बदलाव आया है. लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग को डील करने के लिए हर एक स्टेट में सीआईडी भी है. तो मतलब बेसिकली तो स्ट्रक्चर है. होता कि नहीं है कभी कभी, दैट इज सब्जेक्ट टू इश्यूज. नाउ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इसको द कोर एस्पेक्ट बेसिकली इज दिस, कि आपकी डायमेंशंस ऑफ थ्रेट्स इतना बदल गया है कि आज उसको आप लॉ एंड ऑर्डर की तरह डील नहीं कर पाओ. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक चीज बताता हूं कहां पे प्रॉब्लम मुझे लगता है. जैसे अगर कोई बांग्लादेश से आ रहा है, आके यहां क्राइम करता है, या कुछ फेक करेंसी लेकर डील करके चला जाता है, या कुछ इंडिया को हार्म करता है, तो फिर उसको आप लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट के तहत उसको हम, व्हाई शुड ही बी हैंडेड ओवर टू द स्टेट पुलिस? नहीं, इट इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू. ये लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है. एनीथिंग रिलेटेड टू अ फॉरेनर कमिंग टू इंडिया एंड डूइंग समथिंग सबवर्सिव, तो वो लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट नहीं हो सकता, वो नेशनल सिक्योरिटी इशू बन जाता है. एनीथिंग टू डू विथ, हाँ, उसमें
हो सकता है कि स्टेट्स भी उसमें इन्वेस्टिगेट करे, बट अंडर द नेशनल सिक्योरिटी डोमेन, नॉट अंडर द डोमेन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। द मोमेंट यू डू इट अंडर द नेशनल सिक्योरिटी डोमेन, उसकी इंपॉर्टेंस और वेटेज ज्यादा होती है। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं बिफोर आई हैंड ओवर टू यू, अगर आप देखें कि एक पर्टिकुलर शहर में मान लीजिए कि स्टोन पेल्टिंग हो रहा है ट्रेन के ऊपर, एक लोकलाइज्ड इंसिडेंट एक जगह पे होता है, तो यू कैन से इट इज अ लॉ एंड ऑर्डर इशू, एक पर्टिकुलर वो डिस्ट्रिक्ट के पुलिस हैंडल कर लेगा। बट इफ यू सी अ स्टोन पेल्टिंग ऑन ट्रेन्स happening in say 15 places of the country एक ही टाइम पे, then it is no more a law and order issue or a local issue। तो उसमें एक पैटर्न दिखता है आपको, तो उसमें यू नीड अ कंसर्टेड एफर्ट टू डील विद इट। उसमें आप अप्रोच अगर ये रहे कि नहीं नहीं 15 जगह हो रहा है तो 15 डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट का पुलिस हैंडल कर लेगा, वो नहीं हो सकता। एंड दैट इज वेयर वी आर एट अ प्रॉब्लम। एक जहां जहां आपको एक क्राइम का पैटर्न दिख रहा है अक्रॉस द कंट्री, तो वो लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं बन सकता। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अरे एक पर्टिकुलर स्टेट में एक मर्डर हो गया, क्राइम हो गया, और दूसरे स्टेट में मर्डर हो गया तो उसमें पैटर्न देखो, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। नहीं नहीं, आई थिंक you're coming to a point। जो सेंट्रल इंटेलिजेंस नेटवर्क है आपका, which is connected to all the states and सारा आपके पास आ रहा है, that guy will be able to realize it कि यार ये यस, there's something here। उसका एस्केलेशन मैट्रिक्स कैसे है? दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? कि एस्केलेशन कैसे एग्जैक्टली। होगा? हाउ द यू नो अलर्ट्स गो आउट, क्या है क्या नहीं हो यार, दिस इज उसमें नॉट अ उस हाँ, तो उसमें क्या होता है कि आप एक जगह बंद करोगे दूसरी जगह शुरू हो जाएगा, तो उसका जो कोर होता है वो कहीं और होता है। दैट रिक्वायर्स अ कंसर्टेड नेशनल अप्रोच टू डील विद इट। वहां पे स्टेट अप्रोच से नहीं चलेगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में कोई स्टेट का रोल नहीं रहेगा, स्टेट विल हैव टू प्ले अ रोल। अमित शाह जी ने उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज कहा कि इतने बड़े देश है, हर चीज सेंटर नहीं कर सकता, स्टेट्स की कोऑपरेशन जरूरत है। ऑल आई एम सेइंग इज दैट जहां पे हर कुछ कुछ चीजें इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के डोमेन के नीचे आ जाएगा, तो फिर उसमें स्टेट्स भी काम करेंगे, सेंटर भी काम करेगा, लेकिन उसका वेटेज बढ़ जाता है। उसको आप पेटी क्राइम की तरह डील नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं कि एक छोटा सा पॉकेट मारा किसी ने और एक मर्डर हुआ और एक स्टोन पेल्टिंग का बड़ा इंसिडेंट ट्रेन में हुआ और एक टेरर अटैक हुआ, आप चारों को एक लेवल पे नहीं ला सकते। सर्टेन थिंग्स विल हैव टू बी डन बाय द लोकल पुलिस स्टेशन। कुछ चीजें डिस्ट्रिक्ट पुलिस करेगा, कुछ चीजें है कि स्टेट लेवल के एटीएस एसटीएफ करेंगे, और कुछ चीजें ऐसे हैं जहां पे द एंटायर कंट्री विल हैव टू कम टुगेदर, जहां पे जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स, ये सारे स्ट्रक्चर ऑलरेडी है। और बहुत जगह पे एटीएस जो एसटीएफ है कोऑर्डिनेट करता है सेंट्रल फोर्सेस या काउंटर पार्ट्स विद अदर स्टेट्स। मैं किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं डाल रहा हूं। ऑल आई एम सेइंग इज दैट क्योंकि आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम है। व्हाट इज द आर्किटेक्चर? दैट लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, बट टेररिज्म इज नॉट अ लॉ एंड ऑर्डर इशू ना। टेररिज्म इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। फेक करेंसी इज नॉट अ लॉ एंड ऑर्डर इशू, इट इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम होता है ऑफ इलीगल गन्स, वो तो लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं हो सकता, वो तो नेशनल सिक्योरिटी इशू है, जहां पे कोई AK-47 स्मगलिंग कर रहा है। फिर ऑर्गेनाइज्ड स्मगलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, वो तो लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं हो सकता, वो तो नेशनल सिक्योरिटी इशू है। अगर हम नक्सल इशू को नेशनल सिक्योरिटी इशू की तरह डील करते, तो आज ये नक्सल इशू आज से 20 साल पहले खत्म हो जाता। But it needed an Amit Shah and a Prime Minister of the country, Prime Minister Modi, to come in and do it because it required political will. Why it required a political will to solve it? Because वहां पे structural issues है, वो एसओपी की तरह डील नहीं होता नहीं है। अगर क्लियर कट एसओपी होता है, दैट मीन्स इंडिविजुअल विल से अगर इंस्टीट्यूशनलाइज कर दे, तो देन व्हाट हैपेंस, वेदर इट इज वन प्राइम मिनिस्टर और अदर प्राइम मिनिस्टर, जो करना है वो होगा। जो आर्मी की जगह पे है, आर्मी का एसओपीज बहुत क्लियर होता है, इसीलिए इट डज नॉट मैटर, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, कि जनरल ऑफ द आर्मी आज कोई है और कल कोई और होता है, बट यू वुड सी इट डज नॉट इंपैक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द आर्मी, बिकॉज उनके मैनुअल्स, एसओपीज, व्हाट हैज टू बी डन, वो क्लियर कट है। व्हेन इट कम्स टू इंटरनल सिक्योरिटी, हमारे एसओपीज में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, बिकॉज उसको हमने लॉ एंड ऑर्डर करके रखा है। हमने देखे कि जो इमिग्रेशन एक्ट में सुधार लाई गई, हमने देखे बहुत सारे लॉज में सुधार लाई गई,
दैट मीन्स द सेंटर हैज बीन वर्किंग। एनआईए एक्ट में बहुत रिफॉर्म लाएगी कि जो टेरर इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। पहले तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर किया जाता था, फिर इंडिविजुअल निकल के कोई और टेरर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेता। एनआईए एक्ट में सुधार लाया गया कि नारकोटिक्स लेके भी वो डील कर सकता है, क्रॉस बॉर्डर क्राइम को भी डील कर सकता है। बहुत सारे सुधार हुई है, आई एम नॉट डिनाइंग। ऑल आई एम सेइंग इज दैट एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर में थोड़ा सुधार की जरूरत है। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। बैक टू यू आदित्य। नहीं, that is true. So, and as I said, the structure थोड़ा सा change होना है, but otherwise we have it. And exactly like जब हमने इमिग्रेशन के बारे में जो भी हमने बात करी थी कि कैसे करेंगे, and we realized that there was a structure available. All that needed was a little tweak, and that was done, and we can see that happening in actually a lot of the states. Not in some, in some states, obviously it'll take a little time, but in a lot of states, it started to happen. मैं लास्ट एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं जस्ट टू ऐड टू व्हाट आई सेड। जैसे इलीगल इन्फिल्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है, इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। क्योंकि जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन करवा रहा है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कुछ और है, वो सिनिस्टर है, वो कहीं किसी और देश के कैपिटल में उसके कॉन्स्पिरेसी चलता है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वी हैव टू क्लियर कट डिफाइन कि लॉ एंड ऑर्डर इशू कहां खत्म हो जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी इशू कहां शुरू होता है। एंड दैट्स व्हाई इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि स्टेट पुलिस का कोई रोल नहीं रहेगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द यू कैन आईज एंड ईयर्स ऑफ द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस। बट स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव की जरूरत है, तब जाके इंटरनल सिक्योरिटी सुधार आ जाएगा एंड इंडिया विल बी फार मोर सेफर। बैक टू यू। Yeah, and that I think will be the bottom line going forward, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि how this whole thing goes forward, because ये जैसे कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी मेंशन करा कल परसों में उनकी स्पीच में, urban नक्सल्स and this and that, so that's the next challenge, and one knows ये नक्सलिज्म खत्म करने के बाद the next big target is going to be these guys, and because इनका स्ट्रक्चर तभी टूटेगा. On that note, thank you so much for watching. Video ko like kariye, subscribe kariye, and share this video friend and family. And of course, do support the channel. Wish you all a very, very warm and wonderful festival time. Diwali, Dhanteras, Bhai Dooj, बहुत सारी चीजें आ रही हैं. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.